तो गुजरात में आज पहले चरण का मतदान हो गया। सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात की 87 सीटों पर आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है। और खास बात यह है कि इन इलाकों से बम्पर वोटिंग की सूचना है। जी हां, बताया जाता है कि शाम 4:30 बजे तक 64% वोटिंग हो चुकी थी। ऐसे में यह आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक जो भी लोग लाइन में खड़े होते हैं उन्हें वोटिंग देने का हक होता है। ऐसे में जाहिर तौर पर यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सवाल यह भी कि आखिर इस रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब क्या है। अपने दर्शकों को यहां एक जानकारी यह भी दे दें कि इसके पहले 1967 और 1995 में ही इस कदर वोटिंग गुजरात में देखने को मिली थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। पहले आपका तारुफ उनसे करवा दें। शकील अहमद हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं। मीनाक्षी लेखी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और विक्रम भाई जीपीपी से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप तमाम मेहमानों का न्यूज 24 में स्वागत है। पहला सवाल शकील अहमद जी आपसे, बम्पर वोटिंग क्या मतलब? देखिए, ये मतलब तो 20 तारीख को पता चलेगा कि मतदाताओं ने कैसे ये किया है, लेकिन आमतौर पे नहीं, ये वोट आपको मिला है कि बीजेपी को, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। ये तो कोई ज्योतिषी ही बता सकता है, लेकिन जो राजनीतिक आकलन है उसके हिसाब से जब भी बम्पर वोटिंग होती है और कोई उन्माद नहीं होता है, कोई लहर, कोई हवा नहीं होती है, तो लोग समझते हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट है और ये सरकार बदलने के फेवर का वोट है। आमतौर पे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं, मगर जो हुआ है वो 20 तारीख को उसकी जब गिनती होगी तो पता चलेगा। लेकिन एस्टैब्लिश नॉर्म से ही है जी। एस्टैब्लिश जो एक तरह से थ्योरी मानी जाती है कि अगर पोलिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट होता है, ये माना जाता है। हम लोग भी इस बात को मानते हैं। जी, मीनाक्षी जी आप सुन पा रही हैं, शकील अहमद साहब का कहना है साफ तौर पर कि सरकार के खिलाफ ये वोट डाला गया है। बम्पर वोटिंग का यही मतलब है। नहीं, मैं इस शकील साहब के मत से सहमत नहीं हूं और मेरा इसमें अपनी रीडिंग ये है कि 4 दिन पहले वोटिंग जब नहीं हुई थी तो सारे आकलन के मुताबिक ये था कि किसी तरीके से वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब भी वोटिंग अधिक होती है तो भाजपा को उसमें फायदा मिलता है। और जो ये वोट हुआ है ये नरेंद्र मोदी का वोट है। उसमें आप जो मर्जी कहिए, जो मर्जी इस विषय में विश्लेषण करते रहें। और 20 को मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि 20 को जब पेटियां खुलेंगी मतदान की तो समझ आ जाएगा कि किसको वोट पड़ा है। लेकिन जो इस जमीन पर मैंने जाकर खुद अपनी आंखों से देखा तो उसमें यही देखा कि लोग बहुत एंथ्यूज्ड हैं, उनमें बहुत ज्यादा। मीनाक्षी जी मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन विक्रम भाई का भी रुख कर ले। नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं। विक्रम भाई का रुख कर लेते हैं, जीपीपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सुना मीनाक्षी लेखी को, विक्रम जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी को वोट मिला है, लेकिन सौराष्ट्र में तो बहुत कुछ आप लोगों का दाव है। आप लोगों के मुताबिक क्या लगता है, ये क्या केशुभाई पटेल को वोट नहीं मिल पाया? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीनाक्षी जी ने तो यहाँ आके दौरा करके देखा है। हम तो गुजरात से हैं, गुजरात की प्रजा के बीच में घूमे हैं और जो वेदना थी गुजरात की प्रजा की, वो वेदना को साकार करने के लिए वोटिंग हुआ है, केशुभाई के फेवर में हुआ है। चलिए, 20 तारीख को पता चल जाएगा कि जो रिएक्शन है 20 तारीख को पता चल जाएगा कि जो रिएक्शन है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है पूरा। अच्छा, चलिए, आप तीनों के मुताबिक ये जो वोट पड़ा है आप लोगों की पार्टियों के हक में पड़ा है। जाहिर तौर पर इसी जवाब की उम्मीद मैं कर भी रहा था आप लोगों से। लेकिन मीनाक्षी जी, आपसे मैं जरा अब ये समझना चाहूंगा, वोटिंग से ऐन पहले, वोटिंग जब होनी थी आज पहले चरण की, उससे एक दिन पहले नरेंद्र मोदी इरफान पठान के साथ मंच पर नजर आते हैं, सरकरी का वो जिक्र कर देते हैं। क्या ये नरेंद्र मोदी की हताशा है? जी, हताशा नहीं है, बिल्कुल हताशा नहीं है। मतलब आपको लगता है कि हताशा में इरफान पठान वहां आके बैठे थे या अपनी मर्जी से आके बैठे थे? नहीं, लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी है ना जिन्होंने एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया है। तो क्या की जरूरत आन पड़ी कि वो इरफान पठान को मंच पर बुलाते हैं? जब देखिए, आप इसमें अखिलेश जी 2 बातें भूलते हैं। आप पहली बात ये भूलते हैं कि बहुत सारे सरपंच जो है गुजरात में वो मुसलमान हैं
बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स, बहुत सारे मतलब 62 जिनका मैं नाम जानती हूँ, 62 कॉर्पोरेटर्स वहां पे मुसलमान हैं और वो नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल हैं। तो उनमें से मीनाक्षी जी कोई ऐसा नहीं था जो विधायक बन सकता हो? कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था क्योंकि जब वोट चुनने की बात आती है, आप विधानसभा की गिनती देखते हैं, आप तमाम आकलन देखते हैं, आप उस हिसाब से अपने कैंडिडेट को चुनते हैं और जब आप कैंडिडेट चुनते हैं तो आप चुनते हैं जीतने वाले कैंडिडेट को, ना कि उसके धर्म के आधार पर आप वोट का वितरण करते हैं। तो जब जीतने वाले कैंडिडेट की बात आई तो उसमें वो शामिल थे। अब आप जो विषय आप उठा रहे हैं अखिलेश जी, एक लाइन में और जोड़ना चाहती हूँ। जी बोलिए। कि आप मुझे बता दीजिए कि कितने हिंदुओं को आप देते हैं टिकट जम्मू कश्मीर में? शकील अहमद। नहीं, देखिए ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी इस बार घबराए हुए हैं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है ये सब लोग जानते हैं। इलेक्शन हो रहा है गुजरात का, नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आप नहीं देखिएगा जिसमें आप देखिएगा कि उन्होंने गुजरात की चर्चा की हो। वो नेशनल इश्यूज पे बात करते हैं। वो चाहते हैं कि गुजरात में जो उनका फेल्योर है उसकी तरफ गुजरात के लोगों का ध्यान नहीं जाए। और ये बात सही है कि उन्होंने डिस्पैरेट होकर लास्ट में इरफान पठान को बैठाला। इरफान पठान मशहूर क्रिकेटर है, वो बेकार घर पर नहीं बैठे हुए थे कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको बुलवा के अपने मंच पर बैठा लिया। उनको रिक्वेस्ट किया गया होगा, वो तैयार होंगे कि फला मीटिंग में मंच आप शेयर कीजिएगा। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कुछ समझ करके कुछ मैसेज देने के लिए कि उनकी जो छवि है उसको वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में उन्होंने सद्भावना की बात की थी। लेकिन ये बात सही है कि ये बात जबानी हुई है। व्यवहारिक तौर पे जो उनकी सूची है उसमें किसी भी माइनॉरिटी के आदमी को नहीं है, लेकिन ये उनके पार्टी का मामला है, इसमें मुझको कुछ नहीं कहना है। चलिए, अभी उन्होंने कुछ मामले उठाए हैं जो सब राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं। वो अपने राष्ट्रीय नेताओं को इनकम्पिटेंट साबित कर रहे हैं और ये सारे मामले जब गुजरात के चुनाव के समय में गुजरात के मुद्दे होने चाहिए तो लोगों का ध्यान बटाने के लिए जवाब देना चाहूंगी। इंटरनेशनल इश्यूज उठा रहे हैं। जी मीनाक्षी लेखी, आप जवाब दे दें, उसके बाद मैं लौटूंगा। इनके सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है सर आपका। मीनाक्षी जी, रन ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात का हिस्सा है और जिस प्रकार से ये सरकार लगातार देश के अहित में, चाहे वो सियाचिन की वार्तालाप हो, चाहे वो क्रिकेट में आने वाले पाकिस्तानियों के वीजा की जो पॉलिसी है उसको बदलने का सवाल हो और चाहे वो बांग्लादेश को जमीन देने का सवाल हो, लगातार देश के अहित में काम कर रही है और वो मंच जिस भी नेता के पास उपलब्ध है उसको अधिकार है अपने मंच से ये बात कहने का। और जहां तक बात है कि नरेंद्र मोदी ने अपने राज्य के विषय में कुछ नहीं कहा, तो मेरा ख्याल शकील साहब ने उनके भाषण सुने नहीं है, क्योंकि उनके भाषण की अवधि लगभग 40 मिनट से 1 घंटा होती है और जिसमें वो कपास के दाम से लेकर सड़क निर्माण, पानी की इशू, बिजली का इशू, तमाम चीजें डिस्कस करते हैं। और यहां तक कि जो खाद है जो 40 रुपए किलो थी आज वो 400 रुपए किलो है, इसका भी डिस्कशन होता है। शायद ये सुनते नहीं है और इनकी मैं गलती नहीं मानती क्योंकि ये कांग्रेसी नेताओं की बातें सुनने के लिए बैठे हैं। मीनाक्षी जी, शकील अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शकील जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा मैं इस पर एक टिप्पणी लेना चाहूंगा इनके सिंह साहब से। इनके सिंह जी, मेरा सवाल इन दोनों से यही था कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी आखिरी वक्त में कि इरफान पठान को अपने मंच पर नरेंद्र मोदी बुलाते हैं, दूसरी तरफ सरक्रीक का जिक्र कर देते हैं। ये चीज जो है, जो ये बात है, ये क्या दिखाती है? क्या नरेंद्र मोदी की हताशा, किसी तरह की कोई छटपटाहट? नहीं, उसमें तो एक अजीब सी चीज हुई है कि सरक्रीक का चिट्ठी जो लिखते हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम से लिखते हैं, चीफ मिनिस्टर के नाम से नहीं लिखते, लेकिन धीरे से ये चिट्ठी लीक कर देते हैं। मतलब ये कि दुनिया जान भी जाए और हम तो साहब नेशनल उसमें बोल रहे हैं, फिर मंच पे आते हैं, फिर इसी चिट्ठी की चर्चा करते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं थी मुझे लगता है। दूसरा ये है कि सौराष्ट्र में जहां चुनाव हुए हैं वहां पे नरेंद्र मोदी की स्थिति इसलिए भी कि केशु भाई पटेल का वहां पे बेस रहा है बहुत बड़ा, और सौराष्ट्र में आज जो कुछ भी इस समय देख रहे हैं, अब अगर पोल परसेंटेज बढ़ता है तो ये केशु भाई की वजह से बाई डिफॉल्ट हो सकता है कांग्रेस को इसका फायदा मिले, हालांकि जरूरी नहीं कि इसका फायदा मिले। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस समय सौराष्ट्र में जो स्थिति है उसको देख के ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी खास करके पानी को लेके, डेवलपमेंट के बाकी पैरामीटर्स को लेके जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन है वो सौराष्ट्र पे है। आपने विकास नहीं किया है और वहां पे अगर रूरल इंडिया में रूरल गुजरात में देखें तो रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है,
जो कैश क्रॉप 11% ग्रोथ रेट की बात लगातार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो सिर्फ कैश क्रॉप को लेकर हुआ है, वो मेन क्रॉप को लेकर नहीं हुआ है। इसलिए रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम रहा है रूरल सेक्टर में, तो वो एक नाराजगी सौराष्ट्र में काफी ज्यादा है। तो क्या इस नाराजगी का नुकसान भी होगा, क्या लगता है आपको? आपका आकलन क्या बताता है? मैं बोलना चाहती हूँ, इस नाराजगी का नुकसान सौराष्ट्र में होने जा रहा है, क्योंकि सौराष्ट्र का एक करेक्टर है। आप याद करिए 2002 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट किया था। 2002 के माहौल में आप याद रखें 98 से कम 11 सीटें कम आई थी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सौराष्ट्र बहुत ही रेशनल वोटिंग करता है, और यहां पे उसको पानी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, एक हफ्ते पानी नहीं पहुंचता, अगर पहुंचता है तो 15 मिनट पहुंचता है 3-3 दिन बाद। तो वो नाराजगी सौराष्ट्र में काफी ज्यादा है। उसके अलावा एक चीज और भी है, कांग्रेस से एक छोटी सी नाराजगी है जो नरेंद्र मोदी अक्सर कह रहे हैं, वो इसको लेके है कि आपने एक्सपोर्ट को वहां पे रोक दिया था, एक्सपोर्ट रोका था कपास को लेके, जिसको लेके नरेंद्र मोदी ने बहुत ही पॉलिटिकल उसको टर्न किया और सेंटर की तरफ ले गए, कहा कि यूपीए गवर्नमेंट का ये काम है, बाद में उसको खोल दिया गया। तो ये है कि कांग्रेस से हल्की सी नाराजगी है, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट को लेके ये बिल्कुल सही है कि सौराष्ट्र में नाराजगी मोदी को लेके है। अहमद पटेल साहब, माफ कीजिएगा, शकील अहमद जी हमारे साथ बने हुए हैं। शकील जी, आप लोगों से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन आपने सुना एनके सिंह साहब क्या कह रहे हैं, जरा जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल, वो थोड़े वक्त के लिए बंद की गई थी। जब यहाँ हुआ कि कमी हो रही है और यहाँ चीजें महंगी होंगी, तो थोड़े दिन के लिए एक्सपोर्ट बंद किया गया था। उसके बाद भारत सरकार ने उसको खोल दिया। मगर मैं नेशनल इश्यूज की बात कर रहा था कि नरेंद्र मोदी जी अपने फेलियर छुपाने के लिए, जो गुजरात में उनके फेलियर्स हैं, उसके लिए वो नेशनल इश्यूज की चर्चा कर रहे हैं। और बांग्लादेश की अभी बात कर रही थी हमारी लेखी जी, मेरी जो जानकारी है, गुजरात का कोई बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलता है। शकील अहमद साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि भारत का तो है, नरेंद्र मोदी साहब इसलिए कर रहे हैं, शकील अहमद साहब वो भारत का तो है, निशाना कहीं और हो। हाँ, तो भारत है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब आप भेज के आप बता रहे हैं गुजरात के इश्यूज कब डिस्कस कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। अपने मतलब उत्तर प्रदेश के लिए लोगों का दिमाग उधर नहीं जाए, उनकी कॉम्पिटेंसी पे नहीं जाए, उनकी नाकामी पे नहीं जाए, उनके फेलियर पे नहीं जाए, इसलिए जवाब देना चाहती हूँ। उठा पाए हैं, ये बात सही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काफी पुअर रहा, IMR पुअर रहा, एजुकेशन पुअर रहा और रिच पुअर डिवाइड बढ़ा, लेकिन क्या आप इसको उठा पाए? उनका छुपे, इस बात के लिए वो काम कर रहे हैं। और मैं जवाब देना चाहती हूँ, इसीलिए उनका बॉडी लैंग्वेज जो है डरे हुए आदमी का बॉडी लैंग्वेज है। मीनाक्षी जी, नहीं, मीनाक्षी जी ने नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज डरे हुए नहीं। शकील जी सुनिए, जरा कुछ कहना चाहिए मीनाक्षी लकी कि अगर डिबेट में आती है तो बीच में डिस्टर्ब नहीं शकील साहब को ऑफ करिएगा, क्योंकि ये बोलने नहीं देते। तो लोग अभी भी देखिए, मैं बोल रहा था, मीनाक्षी जी बीच में इंटरप्ट कर रही थी। नहीं, जरा उनसे पूछिए कि वो पेशेंटली बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे दूसरे पैनलिस्ट की। ये तरीका गलत है मीनाक्षी जी का कि जब वो आती है डिबेट में तो आगे बोल लेती हैं, और जब दूसरा कोई बोलने लगता है तो बीच में इंटरप्ट करती हैं कि लोग शकील जी सुन लेते हैं क्या कह रही है मीनाक्षी लकी। मैं अपनी बात कहता हूँ, जनता फैसला करेगी कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, जनता फैसला करेगी। आप पढ़ी लिखी महिला है, बीच में इंटरप्ट करने का मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सुन लेते हैं, मुद्दे पे आ जाते बता सकता है कोई। शकील अहमद साहब सुन लेते हैं, मीनाक्षी लेकिन कुछ कहना चाह रही है। जब डिबेट में आती है तो दूसरे को इंटरप्ट नहीं कीजिए, और अगर आप इंटरप्ट कीजिएगा तो आपसे ज्यादा लंबे वक्त तक, आपसे ज्यादा ऊंची आवाज। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, आप में वो क्षमता है। शकील जी आप जरा सुन लेते हैं, कुछ कह रही है मीनाक्षी लेखी। देखिए, जो खुद इस तरीके से कंडक्ट करते हैं उनको अधिकार नहीं है दूसरे के बीच में बोलने का, पहली चीज। क्योंकि अगर आप गुजरात के HDI इंडेक्स की बात हुई, गुजरात के डेवलपमेंट की बात हुई, मैं प्लानिंग कमीशन के डाटा को बताना चाहती हूँ कि आप इनको ऑफ कीजिए, नहीं तो मैं उठ के जा रही हूँ। यू रिफ्यूज द वॉल्यूम, अदरवाइज आई हैव टू गेट अप। आई कांट जस्ट गेट ऑन विद दिस काइंड ऑफ इडियोसिटी। शकील जी सुन लेते हैं मीनाक्षी लेखी पहले क्या कह रही है, फिर आपके पास मैं लौटूंगा। मीनाक्षी लेखी, गुजरात में क्या डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, 1% से कम का वहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ज्यादातर आंकड़ों के मुताबिक 1% अनएम्प्लॉयमेंट है गुजरात के अंदर। 11% जो एग्रीकल्चरल क्रॉप की बात हुई, क्रॉप्स को लेकर, तो वो
आप भाई साहब मेरे को बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। आपके समय में जिस तरीके से आपने लेवा पटेल्स को बढ़ाया, पूरा समाज आपके खिलाफ हुआ, उस करके नरेंद्र मोदी को वहां का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और ये वहां की जनता मेरे से बेहतर, आपसे बेहतर जानती है, और वो आपको नतीजे 20 तारीख को मिल जाएंगे। और जो लोग HDI इंडेक्स और फालतू बातें करते हैं वो भूल जाते हैं कि गुजरात आज भी गुजरात है। ना तो आप उसको कुछ और राज्य बनाना चाहते हैं जहां पर कांग्रेस रही है। आप उन राज्यों की तुलना कीजिए गुजरात के साथ, आप बताइए कि कौन सा राज्य उसके मुताबिक है। महाराष्ट्र जो एक समय में सबसे अमीर राज्य था, वो राज्य पूरी तरीके से खत्म कर दिया है कांग्रेस के रूल के कारण। मीनाक्षी जी, जो सवाल आपने खड़े किए हैं उसका जवाब दूंगा। शकील अहमद साहब से जवाब ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। लगातार जो पानी का विषय उठा रहे हैं वो भूल जाते हैं कि केंद्र सरकार जहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट मौजूद है, एक पानी के विषय की जरूर बात बताने छोटे में एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा जी। वहां पर लगातार पिछले 2 या 3 साल से वहां दरवाजे बनाने की बात हो रही है कि पानी बहकर समुद्र में खराब हो रहा है। जाहिर तौर पर अब तक का ये सबसे बड़ा मतदान गुजरात में, क्योंकि जब आंकड़े 5 बजे तक के आ जाएंगे तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनके सिंह साहब बता रहे थे कि अब तक सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ था 1995 में 64%। जी हाँ, ये इसने मार्ग प्रशस्त किया। आपको याद होगा कि बीजेपी वहीं से कब्जा ली गुजरात का, और आज तक वो कब्जा बना रहा। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट था 1967 में, जब एसवीडी गवर्नमेंट बनी थी 67 में 10 राज्यों में, तो उस समय था। लेकिन सबसे कम था 1980 में 48%, और तब कांग्रेस आई थी। तो ये माना जाता है कि गुजरात में अगर हाई टर्नआउट है तो वो बीजेपी को फायदा करता है। लेकिन यहां पे एक राइडर ये है कि सौराष्ट्र का चुनाव हुआ, दक्षिणी गुजरात का हुआ, यहां पे अगर टर्नआउट हाई है तो जो थर्ड फैक्टर है केशुभाई पटेल का, कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं है। और अगर उसकी वजह से है तब ये मोदी को नुकसान करेगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल यहां खड़ा किया है इनके सिंह साहब। हमारे साथ विक्रम चौहान जीपीपी से बने हुए, उन्हीं से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। विक्रम जी, जरा ये बताइए कि पिछली बार भी तो केशुभाई पटेल नाराज थे नरेंद्र मोदी से, लेकिन बहुत ज्यादा तो नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। इस बार आपको क्या लगता है, कोई बड़ा फायदा आप लोगों को होने जा रहा है? केशुभाई पटेल का फैक्टर सौराष्ट्र में कितना काम करेगा? क्या जमीनी हकीकत आप लोगों को नजर आ रही है? आपको बता रहा हूं पार्टी को नहीं, पूरे गुजरात को बड़ा फायदा होने जा रहा है। सिद्धू जैसे जोकर ने आके केशुभाई पटेल को देशद्रोही बताया, उसकी वजह से पूरे गुजरात में गहरे शोक की लागणी है। नहीं, ये बताइए, क्या मोदी के सिर्फ आप लोग वोट काटेंगे या कोई सशक्त विकल्प देने की स्थिति में है? क्या लग रहा है आप लोगों को? नहीं, वही बात बता रहा हूं मैं कि जो सिद्धू ने देशद्रोही बताया, उसकी वजह से पूरे गुजरात में भाजपा के विरोध, सबको पता चल गया कि नरेंद्र मोदी खुद केशुभाई के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं। इसकी वजह से बहुत बड़ी नाराजगी चली, और पूरे गुजरात में आज जो वोट होने जा रहे हैं 17 तारीख को हो रहा, ये सौराष्ट्र में जो हो रहा है उसकी वजह ये नाराजगी है। और ये वोट चलिए ये आपका आकलन है कि ये नाराजगी है। लेकिन और आपको एक बार फिर से बता दें, बम्पर वोटिंग की सूचना है। बताया जाता है कि शाम 4:30 बजे तक के जो आंकड़े हमें मिले हैं, 64% वोटिंग हो चुकी है। यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो सवाल यह कि आखिर इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का क्या मतलब है। आपको यह भी बता दें कि पहले चरण के दंगल में दांव पर थी कई दिग्गजों की किस्मत। मोदी के धुर विरोधी केशुभाई पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोरवाड़िया, विधानसभा में विपक्ष के नेता शक्ति सिंह गोहिल और मोदी के 10 मंत्रियों का हिसाब किताब जनता ने कर दिया है। तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस वोटिंग को लेकर भी, और इस पूरे मामले में हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। शकील अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, इस बार के चुनाव में भी पिछले ही विधानसभा चुनाव की तरह एक खास बात देखने को मिल रही है। कमोबेश एजेंडा जो सेट कर रहे हो नरेंद्र मोदी, जिक्र आप लोग भी उनका ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, आपकी बात का जवाब देने के पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हो गई है। अभी भाजपा की जो प्रवक्ता वहां बैठी हैं, उन्होंने एक जाति विशेष का नाम लेके कहा, वो गुजरात परिवर्तन पार्टी के जो नेता बैठे हैं, कि आपने लेवुआ पटेल को बहुत बढ़ाया था। मैं नहीं समझता हूं कि ये उचित है कि किसी जात विशेष का नाम लिया जाए टीवी चैनलों पे और उनके बारे में कोई ऐसी बातें कही जाए। और ये बात शायद वो भूल गई कि वो भाजपा की ही सरकार थी
और जो केशुभाई पटेल जी थे वो भाजपा के ही मुख्यमंत्री थे। अगर उस बार उन्होंने उस समय कोई गलत बात की थी तो वहां चर्चा होनी चाहिए थी, जात विशेष का नाम नहीं लिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी बात, जहां तक मोदी जी के एजेंडा सेट करने की बात है, वही 15 साल से वहां शासन में है। एक मिनट बीच में जी। शकील जी, विक्रम चौहान कुछ कहना चाह रहे हैं। अहमद जी, इनकी पार्टी ने यही काम किया है। इनकी भाजपा पार्टी ने यहाँ गुजरात में सब जातियों को बांटने का ही काम किया है और कुछ काम ही नहीं किया है। भाजपा ने गुजरात में पार्टियों को बांटने का ही काम किया है और अलग अलग जातियों को गाली देने का काम किया है और कुछ किया ही नहीं। देखिए, दोनों लोग वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने सिर्फ जातिवाद के अलावा कोई वहां पे विशेष तरीके का काम नहीं किया। सपा, बसपा, एनक्यूएम, MIM, मुस्लिम लीग, इस तरीके के। भाई साहब, आप मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। मैंने नहीं करवाया, वो केशु भाई ने करवाया और उन सबको एक छतरी के नीचे लाया। गुजरात के लिए हिंदू, मुसलमान, लेवा पटेल, करवा पटेल सब गुजरात के लिए काम करें, ऐसी राजनीति की नरेंद्र मोदी ने। और इस कारण उनको वहां पर हर जनजाति का, हर जाति का उनको समर्थन प्राप्त है। जबकि सारा बंटवारा जिन जिन लोगों ने किया उसका जवाब इन सबको 20 तारीख को मिलेगा और वहां की जनता ही देगी। और कांग्रेस पार्टी तो खास तौर पे जातिवाद, धर्म के आधार की बात ना करे, क्योंकि उन्होंने लगातार कभी वो मुस्लिम लीग का फायदा उठाते हैं, कभी वो NQM, कभी MIM, कभी और। मैंने केशु भाई के विषय में बात की थी, ना कि लेवा पटेल के बारे में। मैंने ये बताया था। मीनाक्षी जी, एक चीज है, आपने अभी कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह ये सब कोई बकवास होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर चुनाव में इसका मतलब नहीं होता तो आप सोचिए, क्या भाजपा के तरफ से अगर आप ये कहेंगे कि नहीं विकास का कोई मतलब नहीं होता, उसी प्लान पे तो आप खड़ी हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब बात आती है उसको आप खारिज करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि सही मैसेज जाएगा। एनके सिंह साहब, मैं आपके डेटा को खारिज कर रही हूँ, क्योंकि आप ये नहीं बात करते कि 2002 से पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से गुजरात का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2012 में बेहतर है या नहीं, वहां के लोगों के नहीं, वहां के लोगों को पानी बिजली की सुविधा मिली है या नहीं, वहां के गांव आप जाके देखें किस तरीके से सुरक्षित व्यवस्था के दौरान अपना काम करते हैं। हर साल वहां कर्फ्यू लगता था और पिछले 10 साल में वहां पे एक कर्फ्यू वहां लगा नहीं है। समाज के अंदर पूरा समरस बैठा हुआ है या नहीं, ये सब होते हुए आप जवाब दे, वरना मैं तो दे ही दूंगा। इस तरीके की फिगर्स निकालते हैं, जैसे वो फिगर्स उत्तर प्रदेश में नहीं है, जैसे वो फिगर्स हरियाणा में नहीं है, चुप कराइए ना, तब आप जवाब देना उनका। आप इसलिए बोलिए शकील जी। देखिए, इनको जवाब तो छोड़िए। हमारे एक नए MP हैं हरियाणा में, नए MP हैं हरियाणा में, दीपेंद्र हुडा जी। उन्होंने आंकड़ा वाइज परसों ही तमाम न्यूज़पेपर्स में है कि हरियाणा हर मामले में, हर इंडेक्स में, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, हरियाणा का 94,000 है पर कैपिटा इनकम, गुजरात का 74,000 है। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हो, हर मामले में हरियाणा से गुजरात पीछे है और कई राज्य हैं जिनसे पीछे है, 5वें नंबर पर है। महिलाओं और बच्चों के माल न्यूट्रिशन में तो गुजरात इतना पीछे है कि राष्ट्रीय स्तर से भी पीछे चला गया है, जो राष्ट्रीय स्तर बहुत पिछड़े इलाकों का लेके आए। इसलिए अपना टीवी चैनल पर बैठ के गलत सलत बोलने की आदत है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो गुजरात की जनता देख रही है। गलत आप बोल रहे हैं, आपने कहा, फिर आपने शुरू किया, गलत बोल रहे हैं, बीच में शुरू किया तो मैं भी बीच में शुरू करूंगा, इसलिए बीच में मत बोलिए, मैं भी बोलूंगा। अच्छा शकील जी, छोटे में जरा बात सच्चाई है वो सुनने का साहस करना चाहिए और उसको सुनना चाहिए और तर्क से काटना चाहिए। ये अच्छे डिबेट का तरीका नहीं है कि बीच में इंटरप्ट। नहीं, बोलिए, बहुत छोटे में से काटिए। इसलिए गुजरात में 45% मोदी जी का मामला है, वो सामने बैठे हैं। और केशु भाई पटेल की सरकार भी बीजेपी जी की ही सरकार थी और केशु भाई पटेल को इन्होंने बीजेपी से निकाला नहीं है। केशु भाई पटेल ने बीजेपी स्वयं छोड़ी है। इसलिए अगर केशु भाई पटेल इतने गड़बड़ थे, इतना सिर्फ एक जात का करते थे वो,
तो क्यों उन्होंने केशुभाई पटेल को नहीं निकाला बीजेपी से? चलिए आपने एक अहम सवाल खड़ा किया शकील जी, मुझे लगता है इसका जवाब देना पड़ेगा मीनाक्षी लेखी से। इंतजार कीजिए शकील जी, मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। मीनाक्षी जी देखिए, केशुभाई, अच्छा आप मेरे से एसडीआई का जवाब चाहते हैं कि केशुभाई पटेल पर? बता नहीं, आप दोनों का जवाब दे दीजिए। या दोनों का, तो मैं दोनों बोलूंगी, फिर बेटो बिल्कुल छोटे में छोटे जवाब दीजिए। पहला जवाब है कि जब आप बात करते हैं तो खाली आप ये आंकड़े नहीं उठाएंगे, आप आंकड़ा उठाइए कि ड्रॉप आउट परसेंटेज एजुकेशन के अंदर हरियाणा की क्या है, गुजरात की क्या है, और कहां से शुरू हुई, और क्या उसका अच्छा होगा कि हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के फंडामेंटल से चले, तीनों फैक्टर्स को लेके चले, जैसे कि एजुकेशन लेके चले, हेल्थ लेके चले और पर कैपिटा इनकम लेके चले, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी कंपैरेटिव स्टेट्स जो हैं उनके साथ कैसा रहा है इसको देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि कंपैरेटिव स्टेट्स की जब बात आती है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गुजरात का राष्ट्रीय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कम नहीं है। नहीं, नेशनल नहीं, आप बाकी जो स्टेट्स है उनसे कंपेयर किया जाता है। जो 5 स्टेट्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो अच्छा है। बाकी स्टेट भी आप मेरे को बता दीजिए। अब आप मेरे को एजुकेशन बताने नहीं देंगे, आप बोले डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स बता रहे हैं तो उन फैक्ट्स को क्लियर भी कर लीजिए। अगर है या है नहीं है वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ये गलत मैंने बोल दिया शकील साहब, आपके चिल्लाने से नहीं होगा, और चिल्लाना बंद कीजिए। आप चिल्लाना बंद कीजिए। ये कोई आपका घर नहीं है क्या? आप अपने घर वाले को चिल्ला रहे हो, आपकी कोई बाकी नहीं बैठी हूँ। शकील बंद कीजिए अपनी बकवास। बोलने से नहीं होगा। शकील जी जरा सुन लेते हैं, इनको बुलवाना बंद कीजिए। ये बहस करने का तरीका नहीं है। अपने घर में इस तरीके से चिल्लाते हैं। ये बात सच्चाई है, आप उसको। शकील जी मैं आपके पास आऊंगा, आपसे मैं इस मसले पर आपकी राय लूंगा, लेकिन सुन लेते हैं जरा मीनाक्षी जी क्या कह रही है। मीनाक्षी जी आप सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए। वहां पे महिलाओं की सुरक्षा का विषय उठता है, गुजरात कहीं आगे है। महिलाओं की पढ़ाई लिखाई का सवाल उठता है, गुजरात कहीं आगे है। आप सच्चाई है, हरियाणा आपसे सभी मामलों में गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। शकील जी बोल लेने दीजिए ना, मीनाक्षी जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। कर रहे हैं हरियाणा आपसे सभी मामलों में आगे है। सुनने की क्षमता नहीं है। और अभी फोन पर किसी को कह रहे थे कि मैं तो रोज इस तरीके की हरकतें करता हूँ। ऐसे प्रवक्ता है कांग्रेस। बताइए, आप बताइए कि सुनिए तो क्यों बताएं? मैं बता रही हूँ। नहीं, आप सच्चाई स्टूडियो मुद्दे पे वापस आते हैं। शकील जी और मीनाक्षी लेखी जी, आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि हम लोग मुद्दे पर वापस लौटते हैं। आपसी बहस की बजाय आप अपनी जो बात रखना चाहती है मीनाक्षी जी रखें, फिर मैं शकील जी के पास जाऊंगा। शकील जी आपके पास मैं लौटूंगा, पहले मीनाक्षी लेखी को बोले। अपनी बात में ये रखना चाहती हूँ कि देखिए, जब डेवलपमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि आपकी जो कमाई है वो आपकी मैल न्यूट्रिशन को हटा दे, या जो आपका पैसे का स्तर तो बढ़ा, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन अब आपको उसमें ये देखना है कि सरकार ने क्या क्या काम किए। फोर्टिफाइड फूड का जो कार्य है सबसे पहले गुजरात में हुआ। वहां पे फोर्टिफिकेशन शुरू हुई, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को और तमाम महिलाओं को घर में जाकर आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उन्होंने इनको खाना कैसे पकना चाहिए, सोयाबीन। अच्छा, दूसरी चीज है कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अधिकतर लोग जो है, हमने देखिए मैल न्यूट्रिशन, या तो आप एक टॉपिक मैल न्यूट्रिशन रख दीजिए, उस पर पूरा मेडिकल डाटा के साथ मैं आपको बताती हूँ। और नहीं तो छोटे में सिर्फ ये है कि ये आंकड़े जो है ये स्पष्ट और सच नहीं बताते। शकील जी बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजिएगा, एक ब्रेक लिए हमें रुकना पड़ेगा। शकील जी एक छोटा सा जवाब, और जो कुछ मीनाक्षी लेखी ने कहा उस पर एक छोटी टिप्पणी। देखिए, मीनाक्षी जी ने बिल्कुल असत्य बातें कही हैं। ये जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी पीछे है गुजरात, माल न्यूट्रिशन में बहुत पीछे है महिलाओं और बच्चों के मामले में, जो ह्यूमन रिसोर्सेज इंडेक्स है उसमें पीछे है।